सो दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास है जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 15 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं थेमेटिकली, सो मैं बहुत अच्छे से डीप में जाके हर एक भी को पढ़ना है। मेन है कि जो भी कीवर्ड आ रहा है, एटलीस्ट जो कीवर्ड आ रहा है उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या है और वो क्यों यूपीएससी ने पूछा है। फिर तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन था, आप देखो इसमें हमें ये नहीं पता लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही इसमें कीवर्ड निकल के आया था। तो देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। देखो च्युइंगम जो है ना, बेसिकली च्युइंगम ही कंट्रीब्यूट करती है, बस इतना ध्यान रखें च्युइंगम भी कंट्रीब्यूट करती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। अब कैसे करते हैं देखो, अगर आप उसको इम्प्रॉपरली डिस्पोज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो गम है वो स्ट्रीट्स में अटक सकती है, साइड वॉक या फिर कहीं भी उसको थूक देना ना च्युइंगम खाई चबाई थूक देना, तो वो जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर ही रहा है, ठीक है। एंड मॉडर्न जो च्युइंगम्स है उसमें तो आपको पता है कि वहाँ पे सिंथेटिक का मतलब है ह्यूमन मेड, मैन मेड रबड़ या प्लास्टिक या पॉलीमर्स को भी यूज़ किया जा रहा है एज अ गम बेस, है ना, कि वो ऐसे खिंचती है। तो वो खिंचती किस कारण है, फिर तो उसमें रबड़ डाला है, फिर प्लास्टिक पॉलीमर्स भी डाला जाता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसलिए हमें च्युइंगम खानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट्स बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आजकल प्लास्टिक हर ही चीज़ में डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें बेसिकली हमारा कीवर्ड है मेन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एंड हमारा वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो देख लेते हैं सबसे पहला, दैट इज़ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ़ोटो हम देख लेंगे, ठीक है, इसकी फ़ोटो देख लेंगे, इसको लिख लेना है, इसकी फ़ोटो देखनी है, ठीक है। इसका बेसिकली हम हैबिटेट की बात करूँ तो हमारी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये पाई जा रही है, मतलब अक्रॉस हर जगह, ठीक है। डाइट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली फ्रूगी फॉरेस्ट है। फ्रूगी फॉरेस्ट का मतलब होता है, देखो एफ फॉर फ्रू, फ्रू नाम से पता चल रहा फ्रू, तो दैट मीन्स ये फ्रूट्स खाती है एंड फ्लावर्स खाती है ना। फ्लावर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रूट्स। जो भी पेड़ों पे जो फ्लावर्स उगते हैं ना उनको बेसिकली फ्रूट्स ही बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खाने लायक होते हैं। तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स खाती है। रोल क्या है इकोसिस्टम में, मेन इंपॉर्टेंट है रोल क्या है कि इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए एंड सीड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जनरली ये कुछ बीजों को, एक बीजों को उठा के किसी और प्लांट के बीजों पे डालेगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे फर्टाइल होंगी, मतलब वही पॉलिनेशन होगी, मेल फीमेल गिमेट्स मिलते हैं एंड देन नया पेड़ उगता है, तो उसको हम कहते हैं। तो कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ दी, और हेल्थ को मेंटेन करती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। कंजर्वेशन की बात करूँ तो ज़्यादा कंसर्न ये नहीं है, तो ध्यान रखना दिस इज़ नॉट वेरी कंसर्न, ठीक है। तो इट्स इज लाइक देखो फ्लाइंग फॉक्स जो है थोड़ी बहुत बैट जैसी होती है, ठीक है। और आपको पता है कि बैट तो आपने देखा भी होगा, आसपास घूमते होते हैं, मैं छत पे जाती हूँ, घूमते रहते हैं, तो ज़्यादा इसलिए कंसर्न नहीं है, काफ़ी हद तक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे एक्ट को तो हम पढ़ेंगे ही, बस ये ध्यान रखो इसकी अमेंडमेंट हुई है 2022 में। पहले जो करंटली जो थे इसमें 6 शेड्यूल्स थे। 6 शेड्यूल कौन कौन से थे, पहला था जो स्पेशली प्रोटेक्शन देता था प्लांट्स को, तो एक था प्लांट के लिए, 4 बना के एनिमल्स के लिए बना रखे थे, ठीक है, एंड 1 बना था वर्मन स्पीशीज़ के लिए। अभी वर्मन स्पीशीज़ बेसिकली होती क्या है देखो, तो वर्मन स्पीशीज़ होती हैं जो कि छोटे एनिमल्स होते हैं जो कैरी डिजीजेज एंड डिस्ट्रॉय फूड, जो खाने को ना खराब करते हैं। दे बेसिकली डिस्ट्रॉय द फूड एंड कैरी द डिजीजेस, ठीक है, कैरी द डिजीजेस, अपने साथ डिजीजेस लेके घूमते हैं, ठीक है। द अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द टोटल नंबर ऑफ, देखो वी से याद रखेंगे, वी इस तम तक वैश्यस, वैश्यस मतलब जहर, तो इसका मतलब है खराब करेंगे, नेगेटिव टर्म है, ऐसे याद रखेंगे। अब अमेंडमेंट हुई है तो पहले तो इसमें 6 शेड्यूल से कौन कौन से थे, तो एक तो प्लांट के ऊपर था, 4 एनिमल के लिए ऊपर थे और एक वर्मिंग के ऊपर थे। तो अब अमेंडमेंट हो गया, क्या हुआ, इन शेड्यूल्स को हमने 4 से 2 जो है 2 कर दिया है एनिमल्स के लिए। एक को रखा है हमने जो ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जिनको देनी है, ठीक है, और दूसरे को थोड़ा नॉर्मल प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। हमने वुमेन स्पीशीज़ के उसको जो है हटा दिया है और एक न्यू शेड्यूल डाल दिया है फॉर स्पीशीज़ लिस्टेड इन अपेंडेंसेस अंडर साइट्स। साइट्स के रिगार्डिंग जो है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, देखो पहले क्या था, देखो दोबारा कर लेते हैं। पहले क्या था, पहले क्या था, 6 शेड्यूल्स थे जिसमें से चार हमारे एनिमल के ऊपर थे, 4 एनिमल के ऊपर थे, 4 एनिमल के ऊपर थे, और एक हमारा प्लांट के ऊपर था और एक हमारा वर्मिन स्पीशीज़ का। तो हमने वर्मिन को तो हटा दिया, वर्मिन को हटा दिया, 4 से हमने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। और प्लस में एक ऐड और कर लिया जो साइट्स वाले हैं। साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन हम देखा था जो कि ट्रेड की बात करते हैं कि किन जानवरों में किन एनिमल्स में जो है ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अभी सारे कुछ हमारे कीवर्ड्स थे, कैरकेट, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वेस्ट और पेस्टोरिड, पैराटोसॉटॉइड स्पीशीज़। तो पहले देखते हैं स्पीशीज़ होती क्या है। तो पैरासिटॉइड जो होती हैं, पैरासिटॉइड्स हमारी क्या होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल अटैच्ड और टू विद इन अ सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब एक पर्सन है, पर्सन नहीं मतलब एक नॉर्मल एनिमल है, उसके ऊपर एक छोटा सा समझ लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली क्या करेगा,
इसके ऊपर अपनी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं एंड अल्टीमेटली, लेकिन बहुत समय बाद, नॉट अल्टीमेटली, उसको मार भी देते हैं। सो एक तरीके से यूनिक कैटेगरी है बिटवीन द प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स। देखो पैरासाइट जनरली क्या करते हैं, आपके ऊपर रहेंगे लेकिन आपको मारेंगे नहीं, है ना। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जो आपको मार देते हैं। तो ये बेसिकली दोनों ही काम कर रहा है। तो पैरासाइट्स की तरह पहले रहते भी हैं और उसके बाद उसको मार भी देते हैं प्रेडेटर्स की तरह, तो इसलिए इसको नाम पड़ा है पैरासाइटॉइड्स, ठीक है। पैरासाइट जैसे हैं पर ऑइड्स, है ना। ऑड भी है, कोई चीज़ ऑड क्या है कि वो मार भी देते हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट इज़ हमारा कैरानाइड बैटल्स है। तो बैटल्स जो बेसिकली ये प्रेडेशन पैरासिटिज्म दोनों में जो है, बीटल इज़ लाइक अ, बीटल छोटा सा कीड़ा होता है काले कलर का। सेंटीपीडीज जो हैं ये बेसिकली प्रेडेटर्स होते हैं एंड ये फीड करते हैं ऑन स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स पे। स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जो एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं, राइट। फ्लाइज सर्टेन स्पीशीज़ उनकी भी होंगी, देखो जनरली हो ही जाती हैं, ठीक है। एंड हमारा देखो यहाँ पे भी देखो वो वाले हैक लग रही है, 5 आउट ऑफ ओनली 3 वाली। सर ने बताया था ना कि 5 अगर स्टेटमेंट्स होती है तो 3/5 होता है, जनरली 3/5 करेक्ट होती हैं। बट ठीक है, हम हैक्स पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल बात करें। फ्लाइज की भी सर्टेन स्पीशीज़ है। टर्माइट्स क्या होता है, टर्माइट्स आर द नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं, दीज आर द स्मॉल इंसेक्ट्स दैट लिव इन कॉलोनीज, जैसे कि दीमक होती है, दीमक, ठीक है। और ये डिकम्पोजर्स होते हैं, चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, ठीक है। दीमक का एग्जांपल बेस्ट है यहाँ पे। वस्प क्या होते हैं, दीज आर ततैया टाइप के ये होते हैं, ये भी हमारे पैरासिटॉइड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या समझा हमने, बीटल देख लिया, बीटल क्या कर रहा था, दोनों चीज़ कर रहा था। सेंटीपीडीज क्या है, ये हमारी प्रेडेटर्स हैं क्योंकि स्मॉल इंटरवर्टिब्रेट्स को खा रहे हैं। फ्लाइज हमारे सर्टेन फ्लाइज भी पैरासिटॉइड्स हैं। टर्माइट्स हमारे कॉलोनीज में रहेंगी, यू सोशल इंसेक्ट्स है, मतलब सोशलिज्म है उनके अंदर, यानी डिकम्पोजर्स हैं। तो टर्माइट्स हमारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो ये हमारे प्रेडेटर्स हैं, ये हमारे डिकम्पोजर्स हैं, और ये हमारे क्या है, पैरासिटॉइड्स है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब ये देखो, ये हमारा पीटलैंड, इसमें कीटम है और अमेजोन बेसिन वगैरह। अब देखो इसमें भी वो वाली हैक लग रही है जो सर ने बताई है कि अगर 1 वर्ड या 2 वर्ड होता है इस तरीके से तो आंसर बी और सी में से होता है और अल्टीमेटली बी होता है। तो देखो इसमें से काफ़ी हद तक इसका आंसर ठीक था, बट देखो हम ऐसे फॉल्स ट्रिक के लिए जाएंगे नहीं, अभी हम कीवर्ड पकड़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है, देखो पीटलैंड क्या है, पीटलैंड सारा वेटलैंड इकोसिस्टम, मतलब वेटलैंड टाइप की इकोसिस्टम है जहाँ पे वाटर लॉक्ड होता है, पानी भरा रहता है, और पानी भरने के कारण वहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल। देखो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो पानी वहाँ पे जो है भरा रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट मिल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाएगा डिकम्पोजिशन एंड लीडिंग टू अकमलेशन ऑफ पीट। तो पीट कुछ नहीं है, पीट इज़ लाइक अ डेड मटीरियल, डेड प्लांट्स, एनिमल जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं लेकिन स्लोली स्लोली, दैट्स इट, ठीक है। अब ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो ये हमारे एवरी क्लाइमेटिक जोन एंड कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अगर मैं मेजर लोकेशंस की बात करूँ तो ये बोरियल एंड टेम्परेट रीजन्स, मतलब थोड़े से बिकॉज देखो वहीं पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, इस वजह से देखो इनके कंडीशंस क्या है कि कम टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं एंड हाई प्रेसिपिटेशन का मतलब वहाँ पे पानी होना चाहिए ना। तो दो इनकी कंडीशंस है, तो ऐसी कंडीशंस आपको ज़्यादा टेम्परेट रीजन्स में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड रशिया जैसी जगह पे मिलेंगी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो पीटलैंड्स क्या है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कहाँ पे पाए जाएंगे। टाइप्स की बात करूँ तो एक्टिव होता है जहाँ पे मतलब कॉन्टिन्यूसली अभी भी मतलब एक्टिवली वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ऐसा प्रोसेस चल रहा है। इनएक्टिव का मतलब है कि अब नहीं हो रहा बट हो चुका है। इकोनॉमिक यूजेस भी होते हैं यहाँ पे, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री, एनर्जी जनरेशन, हॉर्टिकल्चर, अदर पर्पसेस के लिए, मतलब काफ़ी इनका मतलब इनका कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है पीटलैंड का होना, इस लाइक अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट टू नो कि कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारा, तो दैट इज़ या कॉन्गो बेसिन जो है, कॉन्गो बेसिन बेसिकली वो उस पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। कॉन्गो बेसिन क्या है, कॉन्गो एक रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका में से जाती है, तो उसके आसपास का जो रीजन है बेसिकली वो है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड आपको वहाँ पे मिलेगा, और उसमें इतना स्टोर अमाउंट ऑफ कार्बन, इतना ज़्यादा कार्बन स्टोर है, तो मतलब एक तरीके से स्टोर कर रहा है कार्बन को, तो पॉजिटिव हुआ, कार्बन सिंक कर रहा है, इक्वलेंट टू अबाउट 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। मतलब अगर हम 3 साल में जितना लगातार फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके एमिशन करते हैं कार्बन का, उतना उस अकेले जगह पे इतना कार्बन स्टोर है, तो मतलब एक अच्छी चीज़ है, कार्बन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई भी कॉन्गो बेसिन की एक इंपॉर्टेंस है। अमेजोन बेसिन की बात करूँ तो ये हमारा कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी, बिकॉज पेड़ वेड़ है वहाँ पे तो कार्बन वो भी स्टोर कर रहा है, बट लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड वो नहीं करता। कि कोरी बेसिन जो कि हमारे न्यू गिनिया में है, ये भी इतना ज़्यादा नोन नहीं है ट्रॉपिकल उसके लिए। रियो दे ला प्लाटा, ये भी हमारा रियो दी ला प्लाटा बेसिन, ठीक है। तो सारी रिवर्स हैं, इनके बेसिन्स को देख लेना है मैपिंग के थ्रू। ये ब्राज़ील में है, कहाँ पे है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये भी कोई सच नोन नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत लोकेशन बताना चाहिए ना। आगे देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का पोल्यूटेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ अ पोल्यूटेंट, ये इंपॉर्टेंट है और एक नेगेटिव चीज़ है ना, एक नेगेटिव चीज़ है। इतना ध्यान रखो कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक पोल्यूटेंट है और एक नेगेटिव चीज़ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं है, ये हमारी यूएस की एजेंसी है जो कि टास्क्ड है, जिसको काम दिया गया कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मैटर्स में चीज़ों को देखती है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने बोला जो पावर प्लांट्स हैं जो बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, है ना, स्पेशली कोल, वो हमारे लार्जेस्ट सोर्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस का। तो मतलब कोल को अगर हम जलाएंगे तो हमारा पोल्यूटेंट निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा कोल से निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो क्या है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, पोल्यूटेंट है, एंड एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। दैट्स इट। आगे देखो, लोकोमोटिव्स के जैसे बता रखा, लोकोमोटिव्स यूजिंग, वो भी यूज़ करती है फॉसिल फ्यूल्स को, बेसिक चीज़ है। ट्रेन के व्हीकल्स है ना, देखिए भी हमने पुरानी मूवीज़ में कोयला को यूज़ करते हैं, तो बेसिक चीज़ है ये भी, ठीक है। आगे देखिए, शिप्स भी यूज़ करती हैं, ठीक है, शिप्स भी यूज़ करती हैं, और ऑफकोर्स वो भी एमिट करेंगी सल्फर डाइऑक्साइड। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे भी एमिट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एमिट हर जगह से होता है, तो उसके सोर्सेज ऐसा नहीं है कि चारों ही सोर्सेज हैं। तो लोकोमोटिव्स भी हैं, है ना, पावर प्लांट्स यूजिंग कोल भी हैं, एक्सचेंज ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स भी हैं, शिप्स यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स वो भी हैं। तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहा है एंड मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, वो सब कुछ हमारे क्या है, दैट इज़ ऑफकोर्स हमारा क्या है, एमिट करते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जो कि एक पोल्यूटेंट है। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ था, क्लासिफिकेशन पोल्यूशन की बेस्ड ऑन परसिस्टेंस। देखो, परसिस्टेंस के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी का मतलब है जो कि जिस फॉर्म में ऐड हुए हैं ना, वो उसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, लाइक प्लास्टिक, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जो उस प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन हो जाता है तब बनते हैं, तो क्रिएटेड थ्रू द रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट, है ना। प्राइमरी पोल्यूटेंट का हो गया है रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा पैन है, पैन इसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ पेरोसिलिटिल नाइट्रेट पैन, जो कि हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन से बनता है। हमें इतना नहीं जानना, बस हमें इतना जानना है कि हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पैन नाम है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस इन नेचर, इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस नेचर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो नेचर में तो होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल तब हो जाते हैं जब वो एक्सीड कर जाते हैं सेफ लेवल्स को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होता है, नाइट्रोजन भी हमने देखा था, नाइट्रोजन कार्बन बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर वो लेवल से आगे बढ़ जाती हैं तो वो हमारे हार्मफुल होती है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉट फाउंड नेचुरली इन द इन्वायरमेंट में आपको ये नेचुरली नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा इसको ऐसे याद रखो, साइट्स, जो कि ह्यूमन मेड है, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड्स है, ठीक है। फ्यूजनीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो देखो दीज आर द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जो कि नेचुरली फाइंड नहीं हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल हैं जो पोल्यूटेंट्स जो बायोडिग्रेड हो जाएंगे ना, डिकम्पोज हो जाएंगे नेचुरल प्रोसेसेस, लाइक सीवेज है ना। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि खुद से ब्रेक डाउन नहीं होंगे इजीलिए, बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना, जैसे कि डीडीटी है, एल्यूमिनियम कैंस है, तो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखिए, बेस्ड ऑन ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल होते हैं, है ना, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से निकल रहे हैं, अनऑर्थोजेनिक जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण निकल रहे हैं, बेसिक है भी ना। आगे देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नाम देख रखे, किकाड़ा, फ्रॉगोपर, बॉन्ड्सकेटा, हम उनको देखेंगे थोड़ा सा। तो किकाड़ास की अगर मैं बात करूँ, किकाड़ास जो होते हैं बेसिकली हमारे टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। और मेन इनका रोल क्या होता है, इनका मेन रोल होता है इन द एरिनेटिंग द सॉइल, फूड सोर्स फॉर वेरियस प्रेडेटर्स, ठीक है, प्ले अ रोल इन द एरिनेटिंग, ये सॉइल को एरिनेट करते हैं और एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स बनते हैं बहुत सारे प्रेडेटर्स के लिए, मतलब एक छोटे टाइप ऑफ कीड़े हैं जिनको बड़े कीड़े खा लेंगे, है ना, इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो ये है हमारे, ठीक है, रोल इन इकोसिस्टम क्या है, तो मतलब एक फूड चेन में काफ़ी नीचे आते हैं, ठीक है, किकाड़ास, ठीक है, और ये सॉइल को एलिनेट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉग होपर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये फीड करते हैं प्लांट सेप पे, ठीक है, एंड बेसिकली हमारे वेरियस हैबिटेट्स में पाते हैं, तो ये बेसिकली प्लांट को खाने ऐसे याद रख रहा है, ठीक है। लाइक फ्रॉग होपर्स को हम याद रखेंगे ग्रास होपर से, एंड ग्रास होपर क्या है हमारा, प्लांट को खाता था, है ना, प्लांट को खाता है बेसिकली, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या वो वाली ट्रिक लग रही थी, हाँ, बी एंड सी में से आंसर होगा, द आंसर इज इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें भी वो वाली ट्रिक लग रही है कि सर ने क्या बताया था कि 4 वन वर्ड के ऑप्शन हो, है ना, तो आपको बी और सी में से ही जनरली आंसर आता है। तो इस तरीके से अगर रिस्क लेना है तो ऐसे लेना है, ठीक है। तो किकाड़ा समझ में आए, फ्रॉगोपर समझ आए, पॉन्ड स्केटर्स, तो पॉन्ड में रहने वाले हैं ना स्केटर्स, ये प्रेडेटर्स ऑफ अदर स्मॉल इंसेक्ट्स है, इसका मतलब है थोड़े से आगे आते हैं, है ना। तो क्या समझ में आया,
कि किकाडाज हुआ, ठीक है, फ्रॉग ऊपर हुआ, तो फ्रॉग ऊपर तो और नीचे आएगा, ठीक है, तो ये दोनों हमारे नीचे आएंगे। एंड पॉन्ड्स प्रेडेटर्स है, बस हमें याद रखना कि कौन किसको खा रहा है, बिकॉज फूड चेन से अक्सर क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखना ना। किकाडाज का मेन काम क्या था, किकाडाज, ठीक है, तो सॉइल को एरिनेट करने में था, और क्या था, प्रेडेटर्स के लिए फूड सोर्स है, ठीक है। फ्रॉगोपर्स के यहाँ एक तरीके से ये भी हमारे क्या है, प्लांट को खा रहे हैं, ठीक है, इनको कोई और खा लेगा। प्रोस्केटस बेसिकली ये हमारे प्रेडेटर्स हैं अदर स्मॉल इंसेक्ट्स के, ठीक है। बेसिक चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं जानना। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज़ अभी कुछ हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या है उसके बारे में पूछा हुआ था, और कुछ हमारे भी एरिसोल्स क्या होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स क्या है होते हैं, फॉर्म एजेंट्स, लुब्रिकेंट्स, बट बेसिकली हम हाइड्रोक्लोरोफॉर्बन का कार्बन के बारे में। देखो ये क्या होते हैं, हमारे सिंथेटिक केमिकल्स हैं। इसका मतलब ध्यान रखना कि ये हमारे ह्यूमन मेड है, ठीक है, तो नेचुरल नहीं है, जिनको जनरली हम यूज़ करते हैं कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन में हम इनको यूज़ करते हैं। एंड ये काफ़ी डेवलप्ड होते हैं टू रिप्लेस द सब्सटेंसेस दैट हार्म द ओजोन लेयर। इनको हमने डेवलप किया क्यों था, कि जिससे कि हम उन सब्सटेंसेस को हटा सकें जो कि ओजोन लेयर को हार्म कर रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, हमारे सिंथेटिक केमिकल्स हैं, जिनको हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन में, इसी फ्रिज वगैरह में ये यूज़ होते हैं। और क्यों ये हमारे डेवलप हुए थे, टू रिप्लेस द सब्सटेंसेस दैट हार्म द ओजोन लेयर, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये हमारे यूज़ होते हैं इन द 3 एप्लीकेशंस में, तो एरिसोल्स में भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बस। फॉर्म एजेंट्स में भी यूज़ होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स में भी यूज़ होते हैं, तो हमें बस ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फायर रिटार्डेंट्स में भी होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, फायर का मतलब है आग, और रिटार्डेंट्स का मतलब है जो उसको रोक रहा है, तो आग को रोकने के लिए कोई ठंडी चीज़ चाहिए होगी, तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। फॉर्म एजेंट्स, फॉर्म हमेशा कब बनते हैं, जिसके कोल्ड कॉफ़ी में फॉर्म बनेंगे, कैसे क्यों बनेंगे, बिकॉज कोल्ड चीज़ हमेशा फूलती है, राइट, है ना, फिटने पे। और एरिसोल्स में भी ये मिलते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। तो किस किस में मिल रहे हैं, एरिसोल्स में, फॉर्म एजेंट्स में, एंड हमारा किस में मिल रहा है, फायर रिटार्डेंट्स में, तो तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। होते क्या है, ये सिंथेटिक केमिकल, ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं, बेसिक चीज़। आगे देखिए, अब हमारा ये वीएम की जो हमने वीना, मॉन्ट्रियल, हमारे किगाली पढ़ा था, तो उसमें से ये देखो, वीना बेसिकली बात करती थी जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको हटाने के लिए। फिर हमने क्या डेवलप करा, हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन किया, जिसके बारे में हमने बात कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई है जो बोलती है कि ये जो है इसका एम क्या है, कि एलिमिनेट करना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक CFS एंड HFCs को, मतलब रिप्लेसमेंट किया था हमने इसके तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। अब लेकिन ये हार्म तो नहीं करता ओजोन लेयर को, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिकली हमारा क्या है, ओजोन को डिप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो किगाली एग्रीमेंट हमने इसके बारे में करा है कि हम इसको फेस डाउन करेंगे, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगी। मॉन्ट्रियल में हमने क्या करा, हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट करी थी CFCs को HFCs के साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि CFC तो हमारी ओजोन डिप्लीटिंग था, लेकिन HFC हमारी ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इसके चलते हम किगाली एग्रीमेंट लाए कि हम इसको फेस डाउन करेंगे, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डीकार्बनाइजिंग। देखो डीकार्बनाइजिंग कुछ नहीं है, डीकार्बनाइजिंग मतलब किसी भी डी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उल्टा करना, तो डीकार्बनाइजिंग, कार्बनाइज का मतलब है कार्बन को ऐड करना, तो डी का मतलब है कार्बन को माइनस कर देना एक तरीके से, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे तो देख लेते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम वैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन सन में भी हमारे हाइड्रोजन है, वो एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो कन्वेंशन का मतलब है जो लंबे समय तक आ रहा है, तो उसमें ब्लैक और ब्राउन बेसिकली हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बेसिकली कोल से करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे वाटर को ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब है कि वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो इससे हम जो हाइड्रोजन है उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, और इसको फिर आगे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी कैसे यूज़ करेंगे, रीन्यूएबल सोर्सेज से यूज़ करेंगे, है ना। तो बेसिकली इसको कह रहे हैं ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है समथिंग दैट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट। ब्लैक एंड ब्राउन जनरली यूज़ की, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो जो कि थोड़ा बहुत कीवर्ड्स भी पकड़ो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे एमिशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हमने देखा कि कोई भी जीरो एमिशन हो रहा है, एंड सूटेबल है फ्यूल सेल्स के लिए, व्हीकल्स में भी इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ना, हीट सोर्स। नाउ ऑयल रिफाइनिंग में भी ये डीसल्फराइजेशन में हेल्प करेगा। देखो अगर डीसल्फराइजेशन क्या है, डीसल्फराइजेशन उल्टा कि सल्फर ऐड ना हो, है ना, एटमॉस्फेयर में।
अब देखो जब कोई एमिशन होगा ही नहीं, फॉसिल फ्यूल को हम यूज़ करेंगे ही नहीं, तो क्या सल्फर रिलीज होगा? हमने देखा था कि सल्फर कहाँ से रिलीज होता था, फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो डीसल्फराइजेशन कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्लीन ऑनसेट हाइड्रोजन सल्फाई हो पाएगी, हो पाएगी। डीकार्बनाइज हो पाएगा कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो हमारा कार्बन ऐड होता है, लेकिन अब फॉसिल फ्यूल हम बर्न ही नहीं करेंगे तो कार्बन ऐड नहीं होगा, तो डीकार्बनाइज भी हो पाएगा, ठीक है। इसके चलते हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लेके आ रहे हैं, और मेन इसका एम यही है कि हम इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो इसलिए सरकार इस पर अच्छा काम कर रही है, एक अच्छी चीज़ है तो अच्छा काम करेगी, ठीक है। बेसिक चीज़ से आगे देखते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज द कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन को कैप्चर करना, देखो जनरली होता है कि हम कार्बन को कैप्चर करते हैं फिर उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस क्यों कर रहे हैं? देखो बड़ी चीज़ है, गैस को हमेशा कंप्रेस किया जाता है, सिलेंडर्स में भी कंप्रेस करके, जिससे कि गैस ना थोड़ा बहुत ज़्यादा गैस हम छोटी जगह पे ले आए इसलिए जैसे, ठीक है। एंड उसको फिर स्टोर कर देते हैं कहीं अंडरग्राउंड, तो इसको हम कहते हैं कार्बन कैप्चर इन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। तो इन्हेंस्ड, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके। इन्हेंस्ड वेदरिंग, अब ये क्या है, देखो जब हम स्प्रेड कर लेते हैं फाइनली ग्राउंड सिलिकेट रॉक्स लाइक बेसाल्ट, हम लैंड पे क्या करेंगे, हम एक पतली सी लेयर बिछा दे रहे हैं किसकी, हमारे सिलिकेट रॉक या बेसाल्ट की। इससे क्या होता है, एसिलेट होती है नेचुरल केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस एंड कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है नेचुरली जो है जो केमिकल वेदरिंग होती है वो थोड़ी फास्ट होगी। जितना जल्दी केमिकल वेदरिंग होगी उतना जल्दी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो पाएगी, ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो इनहेंस्ड वेदरिंग इज अ गुड कॉन्सेप्ट। जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का ध्यान रखना है, जो नेगेटिव है उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ओशियल एनिकलिटी इन्हेंसमेंट। देखो वैसे तो एल्कलिनिटी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें एक अच्छा ही चीज़ क्या है, जब एल्कलिनिटी बढ़ती है हमारी ओशन वाटर्स की, तो एबिलिटी ऑफ ओशियंस टू ऑब्जर्व एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब ठीक है, वो कोरल्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे वो CO2 को कैप्चर कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ओशन एल्कलिनिटी इन्हेंसमेंट भी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और इन्हेंस्ड वेदरिंग भी एक हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इन स्टोरिंग द CO2, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, दोनों को लिखते रहना है इनको, ठीक है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो है वो कैप्चर इंडस्ट्रियल सोर्सेज से हम करते हैं, फिर उसको एक क्या कर देते हैं, एक एबंडेंट माइंस में। जैसे माइंस है, माइंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमने खुदाई वुदाई कर रखी, तो एक अंडरग्राउंड एक गड्ढा सा खाली है, तो हम उसमें आकर स्टोर कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और परमानेंटली किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर की फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर की फॉर्म में करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मरकरी पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ हैवी मेटल्स है, मरकरी इज अ काइंड ऑफ अ हैवी मेटल। तो हैवी मेटल से भी हमारी पॉल्यूशन होता है, और उसको हम हैवी मेटल टॉक्सिसिटी कहते हैं, जिसकी उसमें से लेड है, जो कि जनरली आपको ऑटोमोबाइल जैसी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब जहाँ सोर्सेज याद नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना कि लेड जो हमारा वो भी हैवी मेटल की कैटेगरी में आता है, और मरकरी भी है हमारा जो हैवी मेटल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और इससे एक मीनामाटा डिजीज़ भी होता है जापान में, ठीक है। और अर्सेनिक भी हमारा एक जो है, इतना ध्यान रखो, देखो एटलीस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नाम, इन सब के नाम, कि हमारी हैवी मेटल है और हैवी मेटल पोल्यूशन कर रहे हैं, मेटल पोल्यूशन इनसे एसोसिएटेड है। अर्सेनिक भी हमारा होता है, ठीक है। एंड अगर हम देखोगे कैडमियम भी हमारा जो एक नेगेटिव है, नेगेटिव एक मेटल है जो कि हमारा क्या करता है, वो कर रहा है। तो इन सबको याद रखना है। बाकी जिंक भी है, क्रोमियम भी है, एंटीमनी भी है एंड टिन भी है। तो इन सबको याद रखना कि ये हमारे सारे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम मतलब देखेंगे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, घर में भी हो रहा है, ठीक है। टीन के कैंस वगैरह आ रहे हैं, है ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सारे याद करने हैं, सारे A to Z हमें याद होना चाहिए, जो भी हैवी मेटल टॉक्सिक। तो लेड है, ठीक है, मरकरी है ना, क्रोमियम है ना, और क्या था हमने देखा था, जिंक है हमारा, और क्या है, टिन है, और एंटीनोमी है, और भी रह रहे हैं, और क्या है, मरकरी, अर्सेनिक है, इनको लिखना है 3-4 बार। कैडमियम है, ठीक, कैडमियम है, और टिन है, जिंक भी हमने लिख लिया। तो ये सारे हमें याद लिखने हैं, 2 बार लिखो, रिवाइज करो, ठीक है, लिखो रिवाइज करो, बेसिक चीज़ें होना पता चलना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लेंगे, तो पूरा एक्ट है, इसके तहत बहुत सारी बॉडीज़ हैं वो देखते हैं। तो हमें वैसे पढ़ी हुई है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो एपेक्स बॉडी जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को देखेगी, नाम से पता चल रहा है नेशनल लेवल पे बोर्ड है जो कि वाइल्ड लाइफ जिस मैटर्स को देखेगा, रिव्यू एंड अप्रूव करती है जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं नेशनल पार्क और सेंचुरी से रिगार्डिंग, जैसे नेशनल पार्क का एरिया बढ़ाना है घटाना, तो सब कुछ को देखती है, ठीक है। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी, तो स्टेट लेवल पे भी सेम चीज़ करेगी, ठीक है। इसका हेड चेयरमैन होगा, तो इसका चीफ मिनिस्टर, इसका PM होगा, यहाँ पे लिखने होगा, बस ध्यान रखना है, ठीक है।
एड्रेस करती है स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इशूज़ को सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है मेन ये रिकॉग्निशन रेगुलेट करेगी जूस को, सिंपल चीज़ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो टाइगर के कंजर्वेशन से रिगार्डिंग नेशनल लेवल पे स्टेप्स लेगी, ठीक है। तो इसको चेयर कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर करता है ना, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व बेसिकली डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, रिकमेंडेशन देती है। करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, बट ये रिकमेंडेशन देती है, ध्यान रखना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, तो वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग जो भी क्राइम है उनको कंट्रोल करना है ना। तो बेसिक चीज़ें नाम से पता चलता है, तो टैकल करता है ऑर्गेनाइज क्राइम जो भी वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग इंडिया में। एंड देन देयर इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, तो किन किन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के यहाँ पे बात करें, तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे कि सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, है ना, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, सबके जिसके अंडर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो यहाँ पे नहीं बता रखा, लेकिन हम ये सारी बॉडीज़ को देखेंगे तो सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या। तो देखो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, बोर्ड से ध्यान रखो वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। लेकिन जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी नेशनल वाटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, वो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारे यूपीएससी का होता है। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, बी एंड सी में से आंसर था और सी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फैक्ट, ये चीज़ें दीज थिंग्स डू मैटर, ओके। आगे देखते हैं। रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को, क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है हमारी ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को जनरली, ठीक है, ओके। ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है। आगे देखिए जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये भी अटैच्ड ऑफिस है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, दोनों जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आते हैं। जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है ना, नेशनल वाटर, ये हमारी ऑटोनोमस एक सोसाइटी है, ठीक है, जो कि हमारी एक्ट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू है, ठीक है। तो जो एजेंसी है हमारी अलग से एक सोसाइटी है, ठीक है। तो वाटर बैलेंस की स्टडी करती है ना, रिपोर्ट वगैरह भी निकालती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, फिजिबल रिपोर्टेबल, ठीक है, ओके। तो देखो बोर्ड है, अथॉरिटी है। देखो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी हमेशा एक्ट से आती है, तो ऐसा रखेंगे अथॉरिटी मतलब एक्ट, ये हो गया, ठीक है। और जो वाटर बोर्ड है, बोर्ड हमेशा क्या होता है, एक अटैच्ड ऑफिस होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो कुछ ऐसा करके याद रख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि एक प्रैक्टिस जो कि कंपनीज करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, जब वो मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को बाय फॉल्सली कन्वी, वो फॉल्सली से बताना चाहती है कि जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी पॉलिसीज वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, जबकि वो नहीं होती हैं, ठीक है। जो टर्म है ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन का मतलब होता है देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ग्रीन इज समथिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, उसका एक हमेशा इन्वायरमेंट है, मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करे, ग्रीन का मतलब ये होता है। एंड वाइट वॉशिंग आपको पता है कि किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना है ना, कवरिंग अप द ट्रूथ, तो इन दोनों से मिलके बनाया, बेसिकली सिंपल चीज़ है, ठीक है। ग्रीन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी है, तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ आपने देखा होगा, हमने ग्रीन जीडीपी जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको भी आप इंटीग्रेट करो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ, बेसिक चीज़ से कुछ खास इसमें है नहीं। अगर देखिए वेटलैंड से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वेटलैंड्स बेसिकली होते क्या, देखो आगे देखते हैं। वेटलैंड्स अर्थ का किडनी बोला गया, तो बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर दी सेमी इक्वेटिक इकोसिस्टम्स, मतलब ना ही तो प्योर इकोसिस्टम्स है, ना ही तो ऐसा कि पानी ही पानी है, और ना ही ये बेसिकली ऐसे लैंड है। तो बेसिकली ऐसे कुछ एरियाज जो कि जनरली वेट रहते हैं ना, वेटलैंड्स नाम ही इसलिए बड़ा है। ये फॉर्म होते हैं बिटवीन द वाटर बॉडीज एंड ड्राई जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक रिवर पास हो रही है, ठीक है, रिवर पास हो रही है, तो इसके जो पास वाला ऐसा रीजन होगा, यहाँ पे हमारा नॉर्मल लैंड है, तो उसके बीच में एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में और एक नॉर्मल लैंड के बीच में ये हमारा लाई करता है, ठीक है। ऑफकोर्स एक टाइप का इकोटोन है, और वहीं पे मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी होगी, एंड इसकी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई हम इसको पढ़ते हैं। तो मेन सबसे बड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है कि इसके रोल है इन वाटर फिल्टरेशन, ठीक है। देखो इक्विटी जो हमारी इकोसिस्टम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, और हमेशा इक्विटी इकोसिस्टम कुछ अच्छा ही कर रहा है ना, कुछ अच्छा ही कर रहा है, स्पेशली कार्बन को वो करना, तो दैट इज़ वाई, ठीक है। तो वेटलैंड्स नेचुरल फिल्टर्स कैसे हैं, बेसिकली क्लीन करते हैं वाटर बॉडीज़ को बाय रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स इन इंक्लूडिंग द हैवी मेटल्स। तो बेसिकली क्या करें, हैवी मेटल जो पोल्यूशन हमने देखा था उसके लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब वेटलैंड्स इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। फाइटो रेमेडिएशन का मतलब है फाइटो, देखो फाइटो से मतलब फाइटो का मतलब हमेशा फाइटो जो एक कीवर्ड है उसका मतलब होता है प्लांट से एसोसिएटेड, और रेमेडिएशन का मतलब है कि प्लांट कहीं ना कहीं को रेमेडी दे रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो फाइटो रेमेडिएशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एक प्रोसेस है जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं हैवी मेटल्स को फ्रॉम वाटर, सेडिमेंट एंड सॉइल एंड रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, जो भी हैवी मेटल्स हमारे समुद्र में बह के आ गए हैं, है ना,
तो उसको जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो अपने अंदर समा रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं फोटो रेमिडिशन प्रोसेस है, ठीक है। अब की प्लांट्स क्या है हमारे, तो जो ये प्लांट्स होते हैं इनको मैक्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट अब कैसे याद रखेंगे, देखो मैक्रो मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसलिए मैक्रो, एंड फाइट मतलब फाइट्स, फाइट का मतलब है जो फाइट कर रहे हैं ना एक चीज़ को, ऐसे ऐसे याद रखो, तो मैक्रोफाइट्स, ठीक है, कहते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, एकुमुलेट कर जो भी मेटल है उनको अपने रूट्स में, एरियल पार्ट्स में डाल देते हैं। उन पे देखो, उन पे खुद पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है, बट इन्वायरमेंट में अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो वेटलैंड्स के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स के बारे में अगर कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आता है तो वो जनरली ठीक होगा, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे से पढ़ते हैं WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है। WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो बेसिकली WHO एक क्वालिटी गाइडेंस लाता है, इतना देखिए ध्यान रखना है। ओजोन पोल्यूशन, ठीक है। ओजोन पोल्यूशन की बात करें तो कुछ नहीं, ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है तो बेसिकली हार्म करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको हम ओजोन पॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। PM क्या है? PM इज अ पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड, मतलब छोटे छोटे कण जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, या फिर तो किसी सॉलिड के भी हो सकते हैं, जैसे हैवी मेटल्स के भी हो सकते हैं, या फिर वो हमारी किसी एयर के भी हो सकते हैं, तो उनको बेसिकली हम PM कहते हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर। अच्छा, ये हमारे एरिसोल, जो हमने एरिसोल पढ़ा था ना, एरिसोल्स पढ़े थे हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में, तो उससे रिलेट करते हैं बेसिकली। ये हमारे एक तरीके से सब पार्ट है, एरिसोल्स का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन है वो आपको जनरली देखने को मिलेगा आपको सनी वार्म वेदर डेज पे। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ओजोन है वो कैसे फॉर्म होती है, ओजोन का फॉर्मेशन समझो। ओजोन फॉर्म ही होती है जब सनलाइट रिएक्ट करती है हमारी पोल्यूटेंट्स लाइक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ओजोन पोल्यूशन हो कैसे रहा है, समझ में आया? सबसे पहले ओजोन पोल्यूशन क्या है, जब ओजोन हमारी ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होना शुरू होती कैसे है, हमारी जो सनलाइट है ना, सनलाइट जो है रिएक्ट करती है हमारी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, या फिर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। जब ये रिएक्ट करती है तो हमारा ओजोन फॉर्म होता है। तो ध्यान रखना कैसे फॉर्म हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लीन एयर कैटलिस्ट, तो क्लीन एयर कैटलिस्ट क्या है, कुछ नहीं है, फ्लैगशिप हमारा इनिशिएटिव है यूएस एजेंसी का, ये कुछ खास था नहीं, तो बस याद रख लेना, बस दैट्स इट। आगे देखो, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन लेजिस्लेशन UNEP करती है, बेसिक चीज़ है अभी की, ग्लोबली देखते हैं कि एयर पोल्यूशन कैसा है, ठीक है। आगे देखो, राइस कल्टीवेशन की मैं बात करूँ तो राइस कल्टीवेशन, देखो राइस कल्टीवेशन में क्या होता है, पानी भरा रहता है। हमने देखा कि राइस, जब भी आपको राइस उगाना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, तो उसको थोड़ा बहुत वाटर लॉग करते हैं ना। तो एंथ्रोजेनिक सोर्स जो है हमारा है हमारे, मतलब एंथ्रोजन का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है, जो कि बोथ मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके तहत निकलते हैं। तो ध्यान रखना, राइस कल्टीवेशन से मीथेन भी निकल रहा है एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी निकल रहा है। देखो मीथेन क्यों निकल रहा है, बिकॉज देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे पानी भर दिया, पानी भर दिया तो उससे क्या हुआ, पानी भर दिया तो उससे क्या हुआ, हमारा एनारोबिक कंडीशन होगी, मतलब पानी जब भर देते हैं तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना, वो नहीं मिल पा रहा है किसको, हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रह रहे हैं, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेंगे, एनएरोबिक, वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है जो दैट इज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे क्या होगा, हमारा क्या रिलीज होता है, मिथेन रिलीज होता है। ध्यान रखना, उससे क्या रिलीज होता है, मिथेन रिलीज होता है। एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन है, उससे क्या हो सकता है, यूज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इन द, जब वो कैसे रिलीज हो रहा है, बिकॉज हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं सॉइल में, इस वजह से वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओके, अदर क्रॉप से कॉटन है, शुगर केन है, वीट है, ये भी हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्राउंड। मतलब इससे ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर से भी हमारा क्या हो रहा है, वो भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेज में, पोल्यूटेंट्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो अगर कैसा कोई स्टेटमेंट आती है तो वो हमारी करेक्ट होगी, इस चीज़ को यहाँ से ये समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट में हमने बात करी थी कि हम लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, है ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देंगे, हमें ध्यान है कि इतने 1.5 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो भी बात करता है रिड्यूस करने के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, और उसके चलते हमने क्या है, कार्बन ट्रेड की भी बात करी है ना। ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव है, तो मिथेन को टैकल करने के लिए एमिशन गैप रिपोर्ट भी निकालती है UNEP। तो ध्यान रखना, UNEP निकाल रही है। इससे पता चलता है कि हमने एक्चुअल कितना, मतलब कितना सोचा था कि हम कितना करेंगे और कितना हमने करा है, ठीक है, क्या और हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। बाकी भी हमारा है 4/1000 इनिशिएटिव, ये भी इसका भी एम ही है कि इंक्रीज़ करना ऑर्गेनिक मैटर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, ठीक है। एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन है, तो बहुत सारे, देखो ये बहुत सारा फैक्ट है, मुझे लगता है कि ये नहीं याद करना चाहिए, दैट्स आई फील, तो छोड़ सकते हो उसको, है ना, लीव इट, ये वाला बॉक्स छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखो, इसके लिए यहाँ तक ही याद करना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं।
19 में मैग्नेटाइट पार्टिकल्स एंड न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम्स। देखो न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है। न्यूरो जिसको न्यूरॉन्स कहते थे तो वो कहाँ नर्वस सिस्टम में होते थे, तो नर्वस सिस्टम किस किस क्या होता है, ब्रेन होता है, उसमें स्पाइनल कोड होती है और अपने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उससे बनता है हमारा। तो उसको बेसिकली मैग्नेटाइट जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कॉज करता है, उससे क्या होते हैं हमारे न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स का मतलब है मैग्नेटिक पोल्यूशन। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स का मतलब है जो मैग्नेट के छोटे छोटे कण हैं और उसी को जब वो हमारे एयर में आ जाते हैं तो उसको मैग्नेटिक पोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मिनरल मैग्नेटाइट। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक मिनरल मैग्नेटाइट है उसका प्रेजेंस होना हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, जिससे जो कि हमारे जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है। तो मतलब एडिशन होना टू द ऑफ अ मेटल टू द इन्वायरमेंट, इसको हम कह रहे हैं जिस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, इसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक पोल्यूशन, ठीक है। अब मैग्नेटाइट जो होता है एक आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। देखो हमें पता है कि हम मैग्नेट को जनरली आयरन ऑक्साइड से ही करते हैं, तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होगा एंड मोस्ट मैग्नेटिक ऑफ ऑल नेचुरली जो है। और ये जो हमारा मैग्नेटाइट है ये इज इधर आयरन ऑक्साइड एंड द मोस्ट मैग्नेटाइट, वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक है जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं। आपको पता ही है आयरन ऑक्साइड के बारे में, बेसिक चीज़ है, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म क्या है, कुछ नहीं, हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म की, और जो भी मतलब आपको पता है कि मैग्नेटिज्म है हमारे अर्थ का भी, तो उसको पढ़ सकते समझते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट पे, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को भी पढ़ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा एक वर्ड है लीथल, ठीक है, इसको लिख लेना है कि लीथल एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने ये फाइंड किया है तो मैं भी लिखती चलूँगी, ठीक है। आगे देखिए फर्नेंस ऑयल, फर्नेंस ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्नेंस ऑयल क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्नेंस ऑयल हमारा होता क्या है, तो फर्नेंस ऑयल कुछ नहीं है, फर्नेंस ऑयल एक रेजिजुअल प्रोडक्ट है फ्रॉम क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। जब हम क्रूड ऑयल, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, जब हम उससे डीजल, पेट्रोल, वैक्स, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उसके टाइम पे कुछ रेजिजुअल मतलब कुछ बचा हुआ हिस्सा होता है तो उसको हम फर्नेंस ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही है और कुछ नहीं है फर्नेंस ऑयल, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है ब्लू कार्बन, क्या है, देखो ब्लू वी एसोसिएटेड विद द ओशन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ, देखो कार्बन एमिशन बहुत तरह के होते हैं। तो ब्लैक कार्बन, जो हमारे ब्लैक का मतलब है हमेशा कोल से रिलेटेड हम इसको करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब हमारा कंपोज ऑफ प्योर कार्बन फ्रॉम इंक, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हमारा ब्लैक कार्बन जो है प्रोड्यूस होता है, इसको हम सूट भी कहते हैं, ठीक है। इज द मास ऑफ इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स। एंड ब्राउन कार्बन क्या होता है, जब हमारा कंबशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, तो जो धुआं निकल रहा है उसको हम जो भी कार्बन निकल रहा है उसको हम ब्राउन कार्बन कहेंगे। तो ब्लैक कार्बन कब हुआ, जब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। ब्राउन कार्बन कब हुआ, जब हमने ऑर्गेनिक मैटर को जलाया, ठीक है। आगे देखिए, ब्लू कार्बन कब होता है, जब कार्बन सीक्वेस्टेड बाय द वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल। ब्लू कार्बन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिमेंबर दैट। ये हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी तक बताया, जो ब्लैक है जो ब्राउन है वो एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और वहीं पे जो ब्लू है, ब्लू और ग्रीन, इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो ब्लू कार्बन का मतलब है कार्बन जो कि हमारा सीक्वेस्ट्रिक, उसका मतलब है कि अपने अंदर समा रखा है वर्ल्ड के ओशन ने एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स ने, उसको कैप्चर कर रखा है मैराइन ऑर्गेनिज्म ने, स्टोर कर रखा है एक्वाटिक अपने अंदर, तो इसको हम ब्लू कार्बन कहते हैं। और इसमें दैट इज़ वाई हमारे लिए इक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है ना, मार्शेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज क्या है कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट सिंक फॉर एटमॉस्फेयर कार्बन रिड्यूसिंग जो है वार्मिंग इफेक्ट्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, सिंक करते हैं एटमॉस्फेयर कार्बन को अपने अंदर, एंड वार्मिंग इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है ब्लू, है ना। ग्रीन कार्बन ऑफकोर्स ये भी पॉजिटिव होगा, ये हमारा ऑब्जर्व कर रहा है टेरिस्ट्रियल प्लांट बायोमास ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो हमारे नॉर्मल पेड़ लगे हुए हैं ज़मीनों पे वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर कार्बन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ग्रीन कार्बन, ठीक है, अपने प्लांट्स अपनी सॉइल्स वगैरह में कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आप देखो, एक और चीज़ बता देती हूँ, देखो जो ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन था इसमें कार्बन ऐड हो रहा था, है ना, टू द एटमॉस्फेयर, लेकिन जो ब्लू कार्बन है, जो ग्रीन कार्बन है, क्या कर रहा है, नेगेटिव मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एक तरीके से अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके चलते इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव भी हम ला रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना बस इतना। हाँ देखो, कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है, कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है हमारा, कॉमन मैट्रिक से देखो समझ आओ, मैट्रिक इन समथिंग जो मैथमेटिकली समथिंग कैलकुलेशन, तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करते हैं हम ग्रीन हाउस एमिशंस का, तो उसको हम कहते हैं कॉमन कार्बन मैट्रिक की, कि आपने कितना एमिट करा, उसने कितना एमिट करा, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं खास, ठीक है। आगे देख लेते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, सिनेड्रेंस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये क्या है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्बोइसिस की। तो सिम्बोइसिस का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब है कि क्लोज प्रोलॉन्ग एसोसिएशन होना बिटवीन टू और मोर डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज के बीच में जो एक संबंध बन रहा है उसको हम सिम्बोसिस कहते हैं, ठीक है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप का हो सकता है, सिम्बोसिस ये रिलेशनशिप बनना है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हमारा म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है, और एक होता है हमारा पैरासिटिज्म जिसमें एक को फायदा होता है और एक को क्या होता है फायदा और एक को क्या होता है नुकसान, एक तरीके से, ठीक है, एक को फायदा एक को नुकसान होता है, पैरासिटिक, ठीक है। अब बहुत सारे इकोलॉजिकल और भी इंटरेक्शन हमने पढ़े हुए। कमेंसलिज्म का मतलब है कि एक को तो फायदा होता है लेकिन एक को कुछ नहीं होता। पैरासिटिज्म का मतलब है पैरासाइट बनना, तो एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है। कन्फ्लिज देखो एक नई टर्म है, इस पर ध्यान से देना। एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो कि जनरली प्रे स्पीशीज करते हैं, जैसे कि जिनकी भी शिकार जिनका होता है जनरली, उनके अंदर ये एक फैसिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को ब्लेंड कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के साथ, जिससे कि टू इवेड द प्रेडेटर, कि वो अपने प्रेडेटर को धोखा दे सके। तो कैमोफ्लेज को हम वैसे भी उससे करते हैं ना, गिरगिट, ठीक है। म्यूचुअलिज्म आपको पता है कि दोनों का ही फायदा होगा, ठीक है, तो हमने देख लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बस दैट्स इट। चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अब तक 15 पेजेस पढ़े हैं। जो भी इसमें से समझ में नहीं आया, जो भी नया है उसको लिखना है। देखो जितना लिखूंगी जितना सुनूंगी उतना जल्दी चीज़ों को याद होंगी। सो हैव टू डू दैट, ओके, यू कैन डू दिस मॉर्निंग।